हेलो एवरीवन। जैसा कि आपका जो सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल या फिर बाकी की जो परीक्षाएं हैं जो कि आपके थंबनेल पर लिखी गई हैं, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो कोर टॉपिक हैं उनको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न एग्जाम में वो इन्हीं कोर टॉपिक से आते हैं। ये कोर टॉपिक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक हैं जिनको पढ़े बगैर तो आपको परीक्षा में बैठना ही नहीं चाहिए, तो वो टॉपिक ये हैं। जैसे कि बजट हो गया, बजट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक होता है केंद्रीय बजट और एक होता है प्रदेश का बजट, तो दोनों हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे हम तो 5 ईयर प्लान, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अपडेट होकर पूछे जा रहे हैं। मतलब पहले तो आपको ये जो जितने 5 ईयर प्लान हैं उनको पढ़ना पड़ेगा और तभी आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है ये किस 5 ईयर प्लान पर बेस्ड है, यानी कि इसमें कहाँ से जाकर क्या बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। ओके, जो हमारी राजकोषीय नीति है दोस्तों, इस पर कृषि और ग्रामीण विकास आर्थिक सुधारों के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे कि 1991 के बाद जो एलपीजी सुधार हुए, उदारीकरण, निजीकरण और सरकारी कल्याण कार्यक्रम, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको पढ़े बगैर तो परीक्षा में बैठना ही नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जो अलग अलग योजनाएं चलाई गई उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज ये जो आपकी इकोनॉमी की पहली क्लास है इसमें हम 5 ईयर प्लान को करेंगे डिस्कस। और दोस्तों जो ये आपका 5 ईयर प्लान है ये एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इनको याद करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट क्यों की गई। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और तब भारत में कोई भी इस प्रकार का औद्योगिक विकास या कृषि का विकास करने के लिए, या यूँ कहिए कि भारत में गरीबी को दूर करने के लिए अंग्रेज़ों ने कोई खास प्रयास नहीं किया था। हर तरफ गरीबी थी, बंटवारे का दर्द हमारा देश झेल रहा था। और उस दौरान भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जनता की जो भूख है वो मिटाई जा सके। और दोस्तों इसीलिए हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि चली है 1951 से लेकर 1956 के बीच में, इसमें हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था एग्रीकल्चर पर, यानी कि कृषि के विकास पर। लेकिन दोस्तों जब 1961 में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी समाप्त होती है, तो हमें आभास होता है कि केवल कृषि के विकास से कुछ नहीं होने वाला है। हमें जो भारी उद्योग हैं उनके विकास पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पैसा आएगा और तभी कृषि का विकास और अच्छे तरीके से हो सकेगा, जनता और विकास कर सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं 1951 से लेकर 2017 के बीच में। अब ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसको याद रखना बहुत आसान है। 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 में स्टार्ट होती है, 2017 में समाप्त हो गई। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है, तो टाइमलाइन एक बार देख लेते हैं, इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइमलाइन समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में स्टार्ट होती है, 1956 में समाप्त होती है। ओके, अभी बात करेंगे कि कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी। फिलहाल तो इतना ही आप याद रखेंगे। तो इसके बाद आता है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1956 में स्टार्ट होती है, चलती है 5 साल, 1961 में जाके समाप्त होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से लेकर 1966 के बीच में रही है। और ध्यान देना कि 1966 के बाद, यानी कि जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है उसके बाद 3 साल का गैप रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1966 के बाद 1966, 67, फिर 67 और 68, और 68 के बाद 68 और 69, ये 3 साल का जो है योजना अवकाश रहा है। और इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये 1969 में स्टार्ट होती है और 5 साल पूरे करती है 1974 में, ठीक है। तो ये 4 बातें आपको क्रमशः अब ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरो डोमर मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, तीसरी पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल, चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी, ठीक है। इसके बाद तीसरी और चौथी के बीच में 3 साल का अवकाश है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1974 में स्टार्ट होती है, लेकिन केवल 4 साल चलती है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है,
पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 परियोजनाएं जो हैं ये 5 साल चलती हैं, लेकिन जो 5वीं आती है ये केवल 4 साल चलती है, क्योंकि जनता दल की सरकार बन गई थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे 1978 में। 1978 में यह परियोजना समाप्त कर दी गई। इसे चलना था 1979 तक, लेकिन 1978 में ही इसको सरकार ने समाप्त कर दिया। सरकार बदल गई थी और इसके बाद 2 सालों तक अनवरत योजना, जिसको आप लोग कहते हैं रोलिंग प्लान को चलाया गया। और इसके जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, वो कहे जाते हैं गुन्नार मेंडल। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, गुन्नार मेंडल, ये रोलिंग प्लान के जनक कहे जाते हैं। तो दोस्तों 2 साल यानी कि 1978 से लेकर 1979 तक और 1979 से लेकर 1980 तक 2 साल तक रोलिंग प्लान अस्तित्व में रहा। 1980 में फिर से चुनाव होते हैं, कांग्रेस की वापसी होती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और छठी पंचवर्षीय योजना जैसे कि अभी तक चली आ रही थी उसी तर्ज पर स्टार्ट की जाती है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना ये 1980 से लेकर 1985 के बीच में रही। और ध्यान देना, इसी दौरान जब छठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे 1985 के बाद 1990 तक, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना रही और इस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी थे। और ध्यान देना कि 1990 के बाद क्या होता है, आपको याद होगा कि उस समय जो भारतीय राजनीति थी और भारत की जो आर्थिक दशा थी उसमें काफ़ी, मतलब एक तरीके से कहिए कि बहुत ही उथल पुथल का समय रहा था। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ही वीक हो चली थी और इस दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं आई। तो ध्यान देना कि 1990 1991 और 1991 से लेकर 1992 के बीच में 2 वार्षिक योजनाएं फिर चलाई गई। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर 5 ईयर प्लान है उसमें अब तक 3 बार ब्रेक हो चुका है। ठीक है, पहली बार 3 साल का ब्रेक है, दूसरी बार 2 साल का ब्रेक है, तीसरी बार 2 साल का ब्रेक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 में स्टार्ट होती है और इसके बाद 2017 तक यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। अब यहाँ से याद करना आपको बहुत आसान हो जाता है। 8वीं वाली 92 से 97 के बीच में, इसके बाद 9वीं आती है 97 से 2002 के बीच में, 10वीं आती है 2002 से 2007 के बीच में, 11वीं आती है 2007 से 2012 के बीच में, 12वीं आती है 2012 से लेकर 2017 के बीच में। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं ना? अब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और अब जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें हमको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं आखिर अस्तित्व में आई ही क्यों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा भारत आज़ाद होता है 1947 में 15 अगस्त के दिन और हमारा जो पहली लोकसभा का गठन होता है वो होता है कब? अप्रैल 1952 में। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना कैसे बन गई? दोस्तों ध्यान देना कि उसमें जो अंतरिम कैबिनेट थी उस समय भी प्रधानमंत्री नेहरू ही हुआ करते थे और 1951 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो पंचवर्षीय योजनाओं पर बेस्ड था। ठीक है, और ये जो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे तो इनको एग्जीक्यूट, कार्यान्वित और रेगुलेट, विनियमित करने का काम करता था योजना आयोग। ध्यान देना, योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को और तब प्रधानमंत्री नेहरू हुआ करते थे और इसके अध्यक्ष भी, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वो तत्कालीन पीएम ही हुआ करते थे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह आ गया है नीति आयोग और नीति आयोग का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं जैसा कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट, ये पीएम ही होंगे और जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे दोस्तों ये वर्तमान में हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ये वर्तमान में जो हैं उनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी और सीईओ वर्तमान में कौन है? अनुराग जैन है। तो इतनी बातें अब आपको याद रखनी पड़ेंगी। और आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों इसके बारे में बात करें तो इसमें हमने जो टारगेट किया था अचीव करने के लिए वो था 2.1%। हमने
यहाँ पर लक्ष्य रखा था कि हम 2.1% की विकास दर हासिल करेंगे, लेकिन प्राप्त हुआ हमें उम्मीद से ज़्यादा 3.6% हमने अचीव किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल नाम से जानी जाती है। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा संसद में इसे पेश किया गया था। मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र पर था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, लेकिन उसके पहले आप लोग जान लीजिए कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए 1952 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पता नहीं क्यों इसे कमीशन पूछ ही लेता है परीक्षा के लिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुए थे। ये मैचिंग वाले में आता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना, सिंचाई परियोजनाएं जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलुज नदी पर आधारित है, ब्यास परियोजना, ये तो ब्यास नदी हो गई, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। ठीक है, अब दोस्तों बात हुई यहाँ पर अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर, लेकिन हमें संसाधन कम मिल रहे थे। तो हमारे मन में आया कि अगर हमारे पास बड़े बड़े उद्योग हों तो हमें पैसा प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा तो कृषि और डेवलप करेगी। हमने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 61 के बीच में, उसमें हमने फोकस किया था भारी उद्योग और खनिज पर, यानी कि जो खनिज भारत में पाए जाते हैं उनका दोहन किया जा सके ताकि उससे मुद्रा बनाई जा सके, उससे विकास दर को हासिल किया जा सके। और ये जो योजना है दोस्तों इसे कहते हैं महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना, मतलब ऊंच नीच का समापन हो जाए और सभी लोग समान जीवन स्तर को प्राप्त कर सकें। हालांकि ये अभी तक नहीं हो सका है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दोस्तों ध्यान देना 3 बड़े इस्पात कारखाने लगाए गए। कहाँ कहाँ पर? दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में। ठीक है, तो इसमें राउरकेला स्टील प्लांट ये 1959 में बना। कहाँ पर? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में। इसमें जर्मनी ने सहयोग किया। इसके बाद 1959 में ही भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में। इसमें रूस ने सहयोग किया। और इसके बाद आता है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये बना 1962 में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यूके के सहयोग से बना था, यूके ने भी हमारा इसमें सहयोग किया, इंग्लैंड ने भी। और इस दौरान यानी कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी हमने टारगेट किया था 4.5%, 4.5% विकास दर को, लेकिन हमें अचीव हुआ 4.27%। तो लगभग हमने अचीव कर लिया जितना हमने टारगेट किया था। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थापित है और ये स्थापित हुआ था 1964 में। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से। थोड़ा इस पर फोकस करिएगा। जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है, जैसा कि आपको पता है कि 1961 से लेकर 1966 के बीच में है। ठीक है, 1966 के बीच में और 1964 में, यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान बोकारो स्टील प्लांट झारखंड स्थापित हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा स्टील प्लांट स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा झारखंड बोकारो स्टील प्लांट। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। रूस ने हमारा 2 स्टील प्लांट में सहयोग किया है। पहला ये आपका हो गया जैसा कि भिलाई वाला, ठीक है, और दूसरा बोकारो वाला। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि चली है 1961 से लेकर 66 के बीच में, और यह बेस्ड है यश चक्रवर्ती मॉडल पर। प्राथमिकता हमने पुनः दी कृषि को और उसमें भी गेहूं उत्पादन को। ध्यान देना कि इसी योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका जो समय है ये 1966-67 है हरित क्रांति का। और MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं भारत में और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर एग्जाम में आ गया तो चौथे में मत जाना। ये 66 में योजना समाप्त हो गई थी, लेकिन इसी दौरान 66-67 में ही जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। तो हमने जो लक्षित वृद्धि दर रखा था वो रखा था 5.6% का। हमें हासिल होता है बहुत कम 2.4%, क्योंकि दोस्तों ये समय भारत के अनुकूल नहीं था। इसी दौरान भारत और चीन का युद्ध हो जाता है 1962 में। चीन के बहकावे में आकर पाकिस्तान भी अटैक करता है 1965 में, और उससे भी बुरा होता है 65-66 का सूखा और अकाल। आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा 1965-66 का भारत में सूखा और अकाल।
जनता किस प्रकार से थी, तो लाखों लोग मर गए दोस्तों। और मतलब ये था ना कि जो जानवर अन्न खाते थे उनके गोबर को लोग पानी में डाल के उसमें से जो निकलता था थोड़ा बहुत उसको भी खाने का प्रयास करते थे। भारत में हालत कितने बुरे थे ये आप कल्पना भी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है तो हमारा जो लक्षित विकास दर था हमें प्राप्त नहीं होता है, तो मन हमारा थोड़ा सा ना मतलब व्यथित हो गया। एक तो ये जो स्थितियां थी, चीन से लड़ाई हो गई, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, फिर सूखा और अकाल पड़ गया, जनता बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तो कोई भी पंचवर्षीय योजना चलाने लायक समय बचा नहीं था, इसलिए हमने 3 साल का इसमें गैप ले लिया था। तो ध्यान देना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप। ओके, तो ध्यान देना कि 1966 से लेकर 1969 तक, ठीक है। और इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये अस्तित्व में आती है 1969 में, 1969 + 5 74 तक ये रही। और ये जो योजना थी गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है, प्रधानमंत्री बन गई हैं इंदिरा गांधी। ओके, तो ध्यान देना कि 1969 में केंद्रीय सहायता का फार्मूला बनाते समय 5वें वित्त आयोग ने DR गाडगिल फार्मूले का अनुमोदन करते हुए 3 राज्यों को विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा दिया था, और ये राज्य थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये जो जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही मिला था, DR गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत। ओके, और इसका आधार क्या था? राज्यों को आर्थिक पिछड़ापन, दुरूह भौगोलिक स्थिति, वहाँ व्याप्त सामाजिक समस्याएं। और हरित क्रांति की शुरुआत मैंने आपको बताया कि जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान हुई थी। यहाँ पर चौथी के अंतर्गत लिखा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, और 1969 में क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और ध्यान देना कि 1969 में ही आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो शुरू हो रही है, और सबसे पहले क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हमने जो टारगेट किया था विकास दर 5.6% का टारगेट किया, वास्तविक प्राप्ति होती है लगभग आधी, 3.6%, लेकिन तब भी ये ठीक थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमेशा हमें क्या करेंगे आप, अगर आप टॉप करना चाहते हैं कॉलेज में तो कक्षा में टॉप कर पाएंगे। ये एक सर्वमान है कि जो हमारा टारगेट होता है उससे लगभग 20 से 30% हम कम ही हासिल कर पाते हैं, तो हमें हमेशा अपना जो टारगेट है वो बड़ा रखना चाहिए। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये चलती है 1974 से लेकर 1978 तक, तो 4 साल चली। मैंने आपको बताया था 5वीं वाली चलती है 4 साल। रोजगार बढ़ाने, गरीबी घटाने पर जोर दिया गया। 1974 न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम शुरू किया गया, और 1977-78 में काम के बदले अनाज अंत्योदय योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये 2 योजनाएं जो हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी, और उस समय जनता दल की सरकार बन गई थी, प्रधानमंत्री बने थे PM मोरारजी देसाई। इन्होंने चौथे साल में इसे खारिज कर दिया, और इसके बाद अस्तित्व में आता है रोलिंग प्लान। ठीक है, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इसमें विकास दर लक्षित था 4.4% का, हासिल हुआ 4.8% में, यानी कि विकास तो हो रहा था लेकिन योजना को 4 साल में ही समाप्त कर दिया गया, 1 साल पहले ही। अब दोस्तों इसके बाद अस्तित्व में आता है रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान जिसे आप कहते हैं, गुरनार मेडल इसके जनक हैं, और इसे एग्जीक्यूट किया गया था जनता दल सरकार के द्वारा। तो 2 साल तक रहा रोलिंग प्लान, और इसके बाद 1980 में फिर से चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी की वापसी होती है, और इसके बाद फिर से जो आगे पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो एज रेगुलर फॉर्म वापस आ जाती हैं। तो ध्यान देना कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में क्या हुआ? 1980 में कांग्रेस वापस आती है, इंदिरा गांधी, उन्होंने इस 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि जनता दल सरकार थी उसको खारिज किया, और छठी पंचवर्षीय योजना को पेश किया 1980 से 1985 के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। और ध्यान देना कि इसी के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के अनुशंसा पर। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म बताइए, बहुत आसान है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? चलिए 2 सवाल होमवर्क है आपका। और ये जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमारा जो लक्षित विकास दर था वो था 5.27%, हासिल हुआ ज़्यादा 5.7%। ओके, इसके बाद दोस्तों आता है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 के बीच में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1984 में 1984 में जब आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी उसी दौरान इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई थी।
सातवीं पंचवर्षीय योजना ये 1985 से लेकर 1990, ध्यान देना इस समय जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी हैं। उद्देश्य था उत्पादकता, रोजगार, समता, न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था, तकनीकी विकास आधार। इसी दौरान भारत में कंप्यूटर की एंट्री हुई थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कंप्यूटर कौन लाया, तो राजीव गांधी का नाम आता है। ठीक है। लक्षित वृद्धि दर था 5%, 5%। प्राप्ति होती है 6.01%। लेकिन दोस्तों ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांत सैनिकों को भेजा था और चुनाव के दौरान ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो फिर से शांत सैनिकों को भेजेंगे। कहाँ पर? श्रीलंका में। लिट्टे और वहाँ की जो सरकार थी उनके बीच में जो विवाद है उसको हल करने के लिए। तो लिट्टे वाले प्रभाकरन नाम का एक व्यक्ति था, वो काफ़ी खफा था और इसके बाद जो हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1992 से 97 के बीच में रही। अब यहीं से अब आपको याद करने में सुविधा रहेगी। 1992 के बाद 5-5 साल जोड़ते जाइएगा। ठीक है। तो जो आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना है, उद्देश्य था सर्वांगीण मानव विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाता है। लक्षित वृद्धि दर था 5.6%, प्राप्ति होती है 6.8% की। ठीक है। इसके बाद आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 के बीच में। प्राथमिकता वही सामाजिक न्याय और समानता। टारगेट था 7.1% का, प्राप्ति होती है 6.8% का। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन ये भी मतलब काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 के बीच में। उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी का अंत, गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन। लक्ष्य था 8.1% का, प्राप्ति होती है 7.6% का, मतलब ठीक ठाक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 के बीच में। लक्ष्य तीव्रता व समावेशी विकास, शिक्षा पर जोर। और ध्यान देना कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसी दौरान राइट टू एजुकेशन एक्ट अस्तित्व में आया था। 2009 में ये एक्ट पेश हुआ था और 2010 से यह लागू हुआ। और राइट टू एजुकेशन क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। टारगेट था विकास दर का 9%, हमें प्राप्त होता है 8%। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो जो आपकी 9वीं हो गई, इसके पहले 9वीं, 10वीं और 11वीं में जितना टारगेट था उससे कम हमें प्राप्त होता है। और ये है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में। प्राथमिकता थी अधिक तीव्रता समावेशी धारणीय विकास योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% लाने का लक्ष्य। तो दोस्तों इस प्रकार से फिलहाल ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये समाप्त होती है और यहीं से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। टॉपिक वाइज ये आपके लेक्चर चल रहे हैं और ये इकोनॉमी की क्लास है। ठीक है। तो अब से जो भी क्लास हुआ करेगी थियरी की, तो उसमें हम आपको पहले ही बता दिया करेंगे कि जो क्लास है वो किस टॉपिक के अंतर्गत आपकी करवाई जा रही है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पेड ग्रुप में इसका लेक्चर भी जाएगा, मतलब जो PDF है तो वो भी आपको मिलेगी और PDF से आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।